आपने बीच आता हुआ आपको बहुत प्रोटोकॉल हुए, बहुत व्यवस्था के साथ आपने बीच डॉक्टर राजकुमार जी अपना सबका लाडला बेटा भाई अगवानी कर रहा है चौधरी सत्यपाल मलिक साहब की, जिका किसान क्या अगर छेक आ जाए तो आके बुखार चढ़ जाए, ई मन से भी किसान का दुख दर्द न समझने व्यक्ति है। ये वर्तमान युग में धरती पर किसान का उद्धारक बिका जोर से नारो जय जवान और जय किसान झुंझुनों की नवलगढ़ की कौन सा की धरती पर जय जवान जय जवान। जाटी छांग दे दिन की 10-10 में दोनों मजबूत हाथ दिखेगा तो सत्यपाल मलिक जी और मजबूत होगा। और सारो पावन भाव आपा जी रहा, प्रशासन पूरा प्रोटोकॉल के साथ मान सम्मान के साथ, पूर्व राज्यपाल मिलाकर किसान के और बाने सबसे सम्मुख ले हुआ जनता जनार्दन धरती पुत्र बाका सम्मान के लिए खड़ा है। आदरणीय सत्यपाल मलिक साहब ने सबसे बीचों बीच आगे लाकर एक जय जवान जय जवान एक जिंदाबाद को नारो लगाऊंगा। चौधरी सत्यपाल मलिक, चौधरी सत्यपाल मलिक, डॉक्टर राजकुमार, चौधरी सत्यपाल मलिक, धरती का लाल, धरती पुत्रा की, देश का अन्नदाता की सेवा के लिए जिका पूरे जीवन समर्पण करे है। शारीरिक रूप से बीमार है, अस्वस्थ है, आप हालात देख रहे हो, बी के बाद भी थारा बेटा डॉक्टर राजकुमार किसाना ने समर्थन और ताकत देवा के लिए अपने बीच लंबी यात्रा कर कोलसा पधारा है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तारे की गड़गड़ाहट के साथ चौधरी सत्यपाल मलिक जी, पूरी दुनिया लाइव नजारा ने देख रही है। पीछे तक हर व्यक्ति के धरती पुत्र के दोनों हाथ आकाश में लहराते हुए आजोश आ ऊर्जा, जय जवान जय जवान। एक बार आगे से थोड़ा पीछे हो जाए। एक बार महामहिम को ये हम सब बताए कि नवलगढ़ की जनता चौधरी सत्यपाल मलिक का कितना इंतजार कर रही है। पीछे तक हाथ उठने चाहिए, पीछे तक महामहिम देखिए, आप पीछे तक आपको सब चाहने वाले आपको आशीर्वाद लेने के लिए सब लोग आए हुए हैं। नवलगढ़ की जनता इतना प्यार करती है महामहिम कि मैं एहसान मंद हूं मेरी 36 कौम की जनता का। और नवलगढ़ पढ़ा लिखा क्षेत्र है, हर गांव के अंदर आपको शहीद की मूर्ति दिख जाएगी। फौज में जाने का जज्बा है, फौज में जाने का जज्बा है, लेकिन दुर्भाग्य है केंद्र की बीजेपी सरकार अब फौजियों के पीछे पड़ गई है। अरे भले आदमी कम से कम फौज का तो पीछा छोड़ दे, फौजी का नाम समाप्त करने में लगी है और अग्निवीर बना दिया है। ये सब हमारे सबके आदेश और युवाओं के आदेश, एक गरीब किसान के गल में जल में जिन्होंने इस देश की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है, हमारे बीच में आज आए हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं और मैं तो कह रहा हूं कोलसा की धरा, ये सौभाग्यशाली है कि ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में है। मैं तेजा सेना के प्रदेशाध्यक्ष मेरे छोटे भाई मेरे लाडले श्रीराम बिजारनिया का जोरदार ताली बजाकर इसका स्वागत करें।
श्रीराम, ये युवा साथी है, जान से ज्यादा प्यारा है मेरे। जब ये स्कूल में पढ़ता था तब से बड़ा भाई साहब का हमेशा ये सहयोग करता है। जोरदार ताली बजाकर श्रीराम बिजानिया का, तेजा सेना का प्रदेश का अध्यक्ष है ये युवा। आशीर्वाद लो, हाँ आशीर्वाद ले साहब का। अब मैं ज्यादा नहीं कह के सीधा ही उस सारे हिंदुस्तान से आप लोगों को रूबरू कराना चाहता हूं। जो एक बार सब जयकारा लगाएंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, बोले तेजाजी महाराज की, बोले बाबा राम साहब पीर की। अब पीछे तक हाथ खड़े करके ताली बजाकर स्वागत करते महामहिम सत्यपाल मलिक जी को मैं आपसे सीधा रूबरू करा रहा हूं। चौधरी सत्यपाल मलिक जिंदाबाद, चौधरी सत्यपाल मलिक जिंदाबाद। एहसान है आपका हमारे ऊपर। बस मैं सीधे ही बोलो किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी, सत्यपाल मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक जयकारो आत्मा से लगाऊंगा गो भक्त तेजाजी महाराज को। बोलिए खरनाल का धनी की, बोलिए लीलन का सवार की, बोलिए गो भक्त तेजाजी अवतार की। और एक जिंदाबाद लगाऊंगा चौधरी सत्यपाल मलिक, चौधरी सत्यपाल मलिक। हेलो भाइयों, हमारे सम्मानित साथी शर्मा जी, तमाम गांव और आसपास के तमाम सम्मानित किसान, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, मुझे जब ये पता चला कि मुझे यहाँ आना है, मैंने फौरन हाँ कर दी। और मैं कोई राजनीतिक बात करने नहीं, बल्कि आपसे मुलाकात करने के लिए आया। आप लोगों को देख के, आपका जज्बा देख के, आपका शर्मा जी के प्रति स्नेह देख के मेरा हौसला बढ़ गया। मैं जब मैं गोवा में गवर्नर था तो वहाँ एक फेस्टिवल होता है फिल्मों का, फिल्म फेस्टिवल था। उसके आखिरी दिन मुझे बुलाया गया बोलने के लिए। तो मेरी समझ में और बात नहीं आई, सिर्फ वो बात आई जो हमारे गांवों से ताल्लुक रखती है। मैंने कहा कि ये जो आप हरिद्वार और ऋषिकेश जाते हो, यहाँ मत जाया करो, ये कोई तीर्थ नहीं है। तीर्थ हैं झुंझुनू जिले के वो गांव जिनके बाहर शहीद की मूर्ति लगी रहती है। शहीदों को प्रणाम करो, उस बेवा को जाके देखो किस हाल में है, उसका बच्चा किस हाल में है, तो वहां जो आपको पुण्य मिलेगा वो हरिद्वार में नहीं मिलने का है। झुंझुनू पूरे देश में इस बात के लिए मशहूर है कि हर घर का लड़का फौज में है, हर घर से शहादत हुई है। अभी मैं यहाँ आ रहा था, एक शहीद तो रास्ते में था, मैं प्रणाम करके आया गाड़ी रुकवा के। तो ये इस धरती की परंपरा है और मैं पूरे झुंझुनू के शहीदों को, उनके परिजनों को, सबको प्रणाम करता हूँ। मित्रों, इस वक्त देश बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। इस वक्त जो लोग ताकत में हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि खेती को खत्म करेंगे, फौज को खत्म करेंगे,
किसान को खत्म करेंगे और किसान की ताकत को खत्म करेंगे। खेती को खत्म करने के लिए वो काले कानून लाए थे। मैं उस वक्त गवर्नर था। मैंने देखा कि ये कानून अगर लागू हो गए तो किसान तो तबाह हो जाएगा। मैंने तय किया कि मैं बोलूं, लेकिन मैं 10 दिन तक सोचता रहा कि मैं गवर्नर हूं, बोलूं ना बोलूं, क्या नतीजे होंगे। मेरे दोस्तों ने समझाया आपको उपराष्ट्रपति बना देंगे, ये कर देंगे। मैंने कहा कोई पद इस बात के सामने बड़ा नहीं है कि जब हमारे लोग संकट में हों और हम ना बोलें तो हम पे लानत। मैंने तय किया, अपना इस्तीफा जेब में रखा और मैं आपके माननीय प्रधानमंत्री से मिलने गया। उन्होंने पूछा क्या बात है सतपाल। मैंने कहा साहब ये 4 महीने से पड़े हैं, जिनको आप मैले कपड़े वाले समझते हो, इनकी 40-40 गांव की पंचायतों में बात सुनी जाती है, इनसे कोई बात तो कर ले। तो बोले नहीं चले जाएंगे। मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने साहस बटोर के कहा कि नहीं साहब, आप तो छोटे छोटे लोगों से बात करते हो, ये तो किसानों के नुमाइंदे हैं, इनसे बात कर लीजिए। उसने कहा नहीं ये बिना ही बात चले जाएंगे, आप छोड़ो। तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया जब उन्होंने कहा कि चले जाएंगे। तो मैंने कहा ये जाएंगे नहीं, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। और वो मेरे मुंह की तरफ देखने लगे। मैंने कहा आपको पता भी है आप किन से लड़ रहे हो? आप इन सिखों से लड़ रहे हो, जाटों से लड़ रहे हो, किसानों से लड़ रहे हो। इनके बेटों ने तो आखिरकार भगत सिंह तो किसान का ही बेटा था। मैंने कहा कि ये जो सिख है, इनके गुरु ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे लेकिन समझौता नहीं किया था। इसी तरह ये हमारे वाले हैं, ये तो 6ठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते हैं। इन्होंने तो अकबर की कब्र खोद के दाह संस्कार कर दिया था। तो ये लोग ऐसे नहीं जाएंगे जब तक आप इनसे बातचीत नहीं करोगे। खैर उस वक्त तो वो बहुत घमंड में थे। उसके 2-3 महीने बाद माफी मांग के वो कानून वापस लिए और उस वक्त ये कहा कि हम एमएसपी भी लागू करेंगे। आज तक एमएसपी लागू नहीं हुई है। मैं आपको बहुत कम वक्त में समझा देता हूं कि एमएसपी के माने क्या हैं। एमएसपी का मतलब यह है कि किसान की फसल का दाम एक खास सतह से नीचे जब गिरेगा तब सरकार उसकी खरीद कर लेगी, उसको नुकसान नहीं होने देगी। लेकिन चूंकि इनका जो दोस्त है अडानी, उसने पानीपत में गोदाम बना के बहुत चावल खरीद के डाल दिया है, धान, और इसी तरह इनके लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे किसानों की खरीद की है। अगर एमएसपी लागू होगी तो किसान को सही दाम मिल जाएगा। एमएसपी के बिना हमारा गुजारा नहीं है, हम एमएसपी की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अभी तक इन्होंने एमएसपी हमको दी नहीं है, ना इनका इरादा है। 6 महीने हैं, इनको हटा देंगे तब लागू हो जाएगी। और मैं आपसे भी कह रहा हूं, देखिए ये मौके कम मिलते हैं। ये 6 महीने बाद पार्लियामेंट का ये मौका तो आपको मिला ही हुआ है, और पार्लियामेंट का मौका मिलेगा तो उस वक्त जात बिरादरी भुला के इकट्ठा होके दिल्ली की सरकार के खिलाफ वोट कर देना। किसान से आफत टल जाएगी और किसान सही रास्ते पे चला जाएगा। एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं, और वो ये कि मैं जब कश्मीर में गवर्नर था तो वहां एक मामला हुआ था जिसको पुलवामा कहते हैं। वहां हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। मैंने इसको ढूंढा प्रधानमंत्री को, ये मुझे मिला नहीं 6 बजे तक, अपनी कहीं फिल्म बनवा रहा था। 6 बजे के बाद इसका फोन आया और इसने कहा कि क्या बात थी। मैं कहा साहब इस तरह हमारे 40 जवान शहीद हो गए और हमारी गलती से हुए हैं। तो इस पे वो फौरन बोले कि नहीं अभी ये कुछ कहना नहीं है किसी को। मैंने समझा शायद ये जांच कराएंगे। 2 घंटे बाद जो वो है अजीत डोभाल,
जो देश का NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो मेरे साथ पढ़ते थे लॉ में। उनका फोन आया कि सतपाल भाई आप कुछ बोल मत देना। मैं कहा क्यों? कहने नहीं हम इसकी जांच करा रहे हैं। आज तक चौधरी साहिबान उसकी जांच नहीं हुई है। और मामला क्या था, जवानों ने, CRP ने होम मिनिस्ट्री से 5 हवाई जहाज मांगे थे कि 5 हवाई जहाज हमको दे दो तो हम फिर सड़क से नहीं जाएंगे, क्योंकि कश्मीर में सड़क से जाने में बड़ा खतरा होता है। 4 महीने तक उनकी अर्जी पड़ी रही और इन्होंने उनको हवाई जहाज नहीं दिए। मेरे से कहते मैं 2 मिनट में दे देता। मैं तो वहां जब लड़के बर्फ में फंस जाते थे उनके लिए भी जहाज देता था। तो वो हमारी गलती से मरे और आज तक उनकी कोई जांच नहीं हुई। पुलवामा पे ये बात भी नहीं करना चाहते हैं, पुलवामा पे बहस भी नहीं करना चाहते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, एक संघर्ष तो ये है, इसको कामयाब करिए। और इसके बाद जब पार्लियामेंट का चुनाव आए, जब पार्लियामेंट का चुनाव जब आए, तो आप पुलवामा को याद रखना। इन्होंने मुझे तो चुप करा दिया था, लेकिन पूरा चुनाव पुलवामा के नाम पे लड़ा था। ये कहते थे कि जब वोट डालने जाओ पुलवामा के शहीदों को याद रखना, और ये उसी में चुनाव जीत गए। उस साल नहीं जीत रहे थे। आपको भी मैं कह रहा हूं कि इस बार जब पार्लियामेंट का वोट डालने जाओ तो पुलवामा को याद रखना, पुलवामा के शहीदों को याद रखना, और इस बात को याद रखना कि आज तक उनके मामले में कोई जांच नहीं हुई है। मैं तो खैर अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन आने तक इस लड़ाई को लेकर सारे देश में जाऊंगा कि पुलवामा के शहीदों की आत्मा ऐसे ही नहीं छोड़ी जा सकती। और आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि यूपी में जो पुलवामा की विधवाएं हैं वो हाई कोर्ट में जा रही हैं। वो ये कह रही हैं कि आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, और इनको शर्म नहीं आती, ये तमाम बात करते हैं। अभी वो मैच था क्रिकेट का, उसमें हवाई जहाज़ों के करतब दिखाए गए। उन करतब दिखाने के लिए हवाई जहाज थे, लेकिन पुलवामा के शहीदों के लिए हवाई जहाज इनके पास नहीं था। तो ये हमारे जवानों को, हमारी फौज को, हमारे किसानों को, सबको ख़त्म करना चाहते हैं। तो हिम्मत के साथ इनके खिलाफ खड़े हो जाओ और इनको भगा दो, इनको हटा दो। मैं बहुत लंबा हो गया। शर्मा जी बहुत पॉपुलर आदमी हैं, इन्होंने बहुत काम आपके यहाँ किया है। इनका परिचय मेरे कराने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। मेरा इनको पूरी तरह से सहयोग है, आशीर्वाद है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या 592 में से 284 शहीद झुंझुनू जिले। हाँ, मुझे अभी बताया गया कि कारगिल युद्ध में 592 शहीद हुए थे, उनमें 284 शहीद झुंझुनू जिले के थे। तो मैं इस जिले के लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि आप बहुत शानदार जमीन पे हैं, और आपके बेटे, आपके लोग, बुजुर्ग सब शहादत से लबरेज हैं, भरे हुए हैं, और आपकी शहादत जाया नहीं जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अग्निवीर तो बोली, अभी आपने सुना होगा एक चीज, अग्निवीर आई। हिंदुस्तान की फौज दुनिया की 3 बड़ी फौजों में से है, शहादत के लिहाज से नंबर 2 है। उसको खत्म करने के लिए ये अग्निवीर ले आए हैं। सिर्फ 4 साल की नौकरी होगी,
कौन उसके लिए शहादत देगा, कौन उसके लिए मरेगा। और बड़े अफसोस की बात है, अभी जब झुंझुनू आए तो प्रधानमंत्री जी जिस मैदान में उतरे हेलीकॉप्टर से वो मैदान है जहां आपके बच्चे फौज में जाने के लिए दौड़ा करते थे। उनका मैदान भी छीन लेंगे, उनकी नौकरी भी छीन लेंगे, फौज को भी खत्म कर देंगे, किसान को भी खत्म कर देंगे, और अगर नहीं खड़े हुए तो आपको पूरी तरह खत्म कर देंगे। लिहाजा खड़े होके इनको धक्का दो और हटाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब महामहिम से एक दो सवाल हमारे करना चाहते हैं, आपसे आज्ञा लेना चाह रहे हैं। आज्ञा भी किया आपसे। मार्गदर्शक कैप्टन बजरंग जी बिरोल एक बार कृपा करके जल्दी से स्टेज पे आ जाए, कारण अभी 1.5 महीने पहले अग्निवीर बने एक अमृतपाल सिंह 18 साल का नवयुवक भारत मां भारती के लिए शहीद हो गया, और एक प्राइवेट एम्बुलेंस के अंदर उसके शव को लेकर जब गांव में आए तो गांव वालों ने एक सवाल किया कि मेरा बेटा एक्सीडेंट में नहीं मरा है, हिंदुस्तान के लिए मरा है, तो आप चाहे और कोई लाभ दो या मत दो, लेकिन मेरे बेटे को कम से कम तिरंगा तो नसीब करवा देते। महामहिम, बहुत सारे सवाल है, यहां बहुत सारे फौजी हैं, और अंदर ही अंदर इतने तकलीफ के अंदर है कि हमारे झुंझुनू जिले में सेना भर्ती कार्यालय था। हमारे दिग्गज नेता झुंझुनू जिले के स्वर्गीय शीश राम मोला जी के अथक प्रयासों से यहां पर भर्ती कार्यालय आया था। हजारों बच्चे भर्ती होते थे। आज उस कार्यालय को भाजपा सरकार ने झुंझुनू से हटाकर बीकानेर शिफ्ट कर दिया। इससे बुरा हमारे झुंझुनू के लिए कुछ नहीं हो सकता। और यहां पे सांसद बीजेपी का है, अभी एमएलए का वो चुनाव लड़ रहा है। अगर आज शीश राम जी होते, इस बीजेपी के नकेल डालते मैं दावे के साथ कह सकता हूं, लेकिन वो बीजेपी का एमपी खुद एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, वरना जाके कह सकता था प्रधानमंत्री जी को कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं इस्तीफा देता हूं, मेरे झुंझुनू का भर्ती कार्यालय सेना का झुंझुनू में रहना चाहिए। युवा ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, आपसे उम्मीद रखते हैं। नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, हम तो आपके लिए दुआ करते हैं आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, और इस हिंदुस्तान के लोगों की, उन मोदी भक्तों की आंखें खुले। महामहिम, ये देश किस दिशा में जा रहा है, भारत के संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए हुए संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पिछले दरवाजे से आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं हर संस्थाओं का, सरकारी संस्थाओं का। आप सोचिए, जिन बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलता था, चाहे वो एसटी एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, अगर सबका निजीकरण कर दिया गया, और ये अडानी और अंबानी जैसे दो केंद्र के बड़े दलाल हैं, अगर इनको सब कुछ सौंप दिया गया, तो आने वाले वक्त के अंदर बेरोजगारों की दर क्या होगी, ये मैं कह रहा हूं। हिंदुस्तान किस दिशा में जा रहा है, ये संत है। मैं तो साहब, कल भी मैंने आपको कहा था कि श्री सत्यपाल मलिक जी वो फकीर है जो ये झूठे लोग जो दावे करते हैं कि देश संभलेगा तो संभल जाएगा। प्रधानमंत्री जी की बातें बता रहा हूं जो संसद में बोली, संभलेगा तो संभल जाएगा, वरना मेरा क्या है, फकीरों झोली उठा के चल दूंगा। ये तो वैसे ही हो गई बात जैसे कोई बस चला रहा है और उसमें 52 सवारी बैठी है, अरे एक नदी पार कर रहा है, वो ड्राइवर ये कहे मैं कोशिश करूंगा ये नदी सकुशल पार करके जान बचा लूं, नहीं बचेगी तो मैं तो कूद जाऊंगा, तुम जड़ो तुम्हारा काम जड़े। ऐसे हमारा हिंदुस्तान नहीं था। अरे छद्म लोगों, इस देश में वो नेता हुए जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए हैं। ये छद्म नेता है, करते रहेंगे बातें, लेकिन इस तरह पर हम सबकी तरफ से महामहिम का हम स्वागत करना चाहते हैं। मैं सबकी तरफ से सफल है, हमारी आन बान शान और एक हौसले के साथ महामहिम आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, और हम सब लोगों को सही दिशा आप दिखाते रहे। वो जो अंधे लोग हैं जो इस भारत जलाओ पार्टी के पीछे लगे हुए हैं,
भगवान उनको सतबुद्धि दे, भगवान उनको सतबुद्धि दे और हमारे हिंदुस्तान के लिए सबकी तरफ से जोरदार हाथ उठा लो अपनी अपनी जगह पे, सबकी तरफ से महामहिम को दीर्घायु होने की और स्वस्थ रखने की कामनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत। और एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई, आज जेली भी दे रहा है, आज जेली भी दे रहा है। आज जेली क्यों दे रहा है मेरे ना, आज जेली क्यों दे रहा है मेरे ना, किस देश के और ये किसान का हल, जोरदार ताली बजाओ और हाथ खड़े कर लो, आपके सबके हाथ लग जाएंगे। और ये तेजाजी महाराज का एक बहुत बड़ा प्रतीक चिन्ह, नीचे कर दो, आप नीचे कर दो, हाँ नीचे। और ये हम सब की तरफ से महामहिम को लो, और कोलसा के भी हमारे किसान और छत्तीस कौम के लोग महामहिम आपके लिए एक और जेली लेके आए हैं, एक और जेली लेके आए। लो दो। मैं हमारे कोलसा के भामासा शिशुपाल जी खेदर साहब से प्रार्थना करूंगा कि कोलसा गांव की तरफ से ये प्रतीक के रूप में जो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं सत्यपाल मलिक, उनके लिए हमारे बहुत वरिष्ठ हैं शिशुपाल जी खेदर और इनका सुपुत्र विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर है डॉक्टर शिवा खेदर सलोचना। महामहिम के पांव में बहुत तकलीफ है, फिर भी आशीर्वाद देने के लिए आए। अभी अपन रुकेंगे क्योंकि वीर हमारे तेजा सेना के प्रदेशाध्यक्ष मेरे छोटे भाई श्री राम बिजानिया भी संबोधित करेंगे और मैं कोडाराम जी व्यवस्थापक, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कोडाराम जी झाझड़िया कृपया करके फटाफट मंच पर आए। और मां भी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो हर चुनाव में मुझे चांदी के सिक्के से आशीर्वाद देती है। अब उनके सुपुत्र कोडाराम जी झाझड़िया तोगरा और रणवीर जी झाझड़िया महामहिम के सामने उस मां का आशीर्वाद आप सबकी तरफ से आपकी सबकी मौजूदगी में मुझे देना चाहते हैं। थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा। हमारे सचिन पिलानिया सीकर जिलाध्यक्ष वीर तेजा सेना और मुकेश मूल मेरा छोटा भाई जो झुंझुनू का जिलाध्यक्ष है तेजा सेना का, जोरदार ताली बजाकर इन दोनों युवाओं का भी। मुझे अभी किसी ने कहा कि आपने शर्मा जी के लिए वोट की अपील तो की नहीं।
अरे मैं इतना जो बोला उसमें 20 बार ये बात आती है कि इनको जिताओ। इनके लिए वो एक बार नहीं 20 बार मैंने अपील की है। और मैं आया हूं, इस हाल में आया हूं, तो मेरा कुछ ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। महामहिम सब साथ है। नवलगढ़ की जीत राजस्थान में सबसे बड़ी जीत होगी। 36 कौम ने मुझे गोद ले रखा है महामहिम। और मैं आपको बता दूं, ये कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला रहे, कुछ लोग अफवाह फैला रहे। पहला चुनाव इन्होंने जिताया मुझे 14,000 वोटों से, वो चुनाव मैंने लड़ा बसपा से। दूसरा चुनाव खूब सेवा किया, खूब काम किया, तो मेरी टिकट काट दी गई। कांग्रेस में मंत्री रहा, चिकित्सा का मंत्री, तो जनता ने टिकट दी और 33,500 से निर्दलीय जिताया। तीसरा चुनाव खूब काम किए, तीसरा चुनाव इन्होंने मुझे 36,500 वोटों से जिताया। और ये आपके आशीर्वाद से चौथा चुनाव है मेरा। और इन्होंने संकल्प ले रखा है अब की बार। और ये तो सिर्फ आपको सुनने के लिए आने वाले लोग हैं। अगर ये 5 दिन का हमारे पास समय होता ना, तो नवलगढ़ में आ रखा है कि इस देश को बिल्कुल अलग दिशा में ले जाने वाला 500 करोड़ रुपए सट्टे बाजार में 25 सीटों को मैनेज करने के अंदर ये दिल्ली वाले लगे हुए हैं। बल्कि सच्चाई ये है कि 43% वोट कांग्रेस ने जिस तरीके से काम किया है महामहिम, 25 लाख रुपए गरीब परिवार को इलाज के लिए माननीय गहलोत साहब ने चिरंजीवी योजना के तहत कर रखा है। 50 कर दिया, 50 लाख रुपया। पूरे राजस्थान का सर्वे है, इंटरनल सर्वे, 43% कांग्रेस को जनता पसंद कर रही है, 41% भारतीय जनता पार्टी को। अब सुनो, अब सर्वे में जब टेलीविजन में सर्वे में आया गोदी मीडिया के द्वारा, तो 43 तो कर दिया बीजेपी को और 41 कर दिया कांग्रेस को। बल्कि सच ये, राजस्थान में आपकी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। महामहिम, एक बार तो सब लोगों के मायूसी छा गई थी। मैंने अनाउंस कर दिया कि साहब पधार रहे, फिर मेरे को शाम को पता चला कि साहब का नहीं आना हो रहा, क्योंकि किस कदर क्या क्या किया मैं बताना नहीं चाहता। लेकिन साहब ने कहा, मैंने जुबान दी है, नवलगढ़ जाऊंगा राजकुमार के पास, हौसला बढ़ाऊंगा। और देश में जिस मुहिम में ये सत्य की लड़ाई लड़ रहे चौधरी सत्यपाल मलिक, मैं इतना ही कहूंगा सर, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। ये लोग कुछ समय के लिए जैसे ही आंखें खुलेंगी हिंदुस्तान की जनता की, अरे मणिपुर जल रहे 6 महीने से, करे कोई सवाल उनसे। हिंदुस्तान का अभिनंगे मणिपुर 6 महीने से जल रहा है, लेकिन ये लोग चुनाव में व्यस्त हैं, मणिपुर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। किस तरह से वहां पे क्या क्या हो रहा है क्या बताऊं, अखबारों में टेलीविजन में कुछ नहीं आ रहा है। वहां के हालात कितने भया हुए हैं ये कोई समझ भी नहीं सकता। इसलिए सर, बहुत प्यार करते हैं मुझे नवलगढ़ के लोग, लाडला शब्द मेरे आगे जोड़ते हैं लोग। और 36 कौम का जो नारा दिया गया था आज से 22-20 पहले, जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था, वो नारा अब हर कोई बोलता है। 36 कौम वाल पूछा 36 कौम हुए कि है, बेरों को नहीं है। और हमारे सामने जो चुनाव लड़ रहा है बीजेपी, ढोला मारू शाम को 7 बजे, खुद भी ढोला मारू लेके गिलास लेके डांस करता है बढ़िया वाला। और उसके आसपास में जितने भी ढोला मारू रहते हैं उनको टोकन काट काट के देता है कि जाओ ठेके के ऊपर ढोला मारू पियो और मजे करो।
सर अभी आपके मुख से कोई बात निकली, अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है जिसमें एमएसपी पर कानून बनेगा, ये आपके आदेश की पालना कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी जी साहब के पास जाके सुझाव लेके आए कि साहब ये देश को कैसे संकट से निकाले, और साहब ने खुले मन से उस युवा को आशीर्वाद भी दिया और उनको सुझाव भी दिए कि आप लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये चीजें अगर कर लोगे तो हिंदुस्तान की जनता और विशेष तौर से फौजी, वो फौजी जिसकी पेंशन बंद कर दी, एक आरक्षण मिला करता था सर कि फौज से रिटायर होने के बाद उसके बेटे को ट्रेनिंग, सर राजस्थान में तो खुला दे रखा है, राजस्थान में तो हाँ ये जरूर करना चाहता हूं सर, चुनाव के बाद सर हम जिले के अंदर आपको फिर बुलाएंगे और जिला हेडक्वार्टर पर इतना बड़ा जनसभा करेंगे, एमपी चुनाव से पहले वादा है हमारा, हमारे नवलगढ़ की जनता जहां आपका इशारा होगा हम लोग जी जान वहां पे लगा देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। अब मैं 10 मिनट सर और लेंगे आपकी। मैं तेजा सेना के प्रदेशाध्यक्ष मेरे छोटे भाई श्रीराम बिजारिने से कहूंगा कि वो आए, और ये युवा है, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो। ये युवा है, भविष्य इन लोगों के हाथ में है, और ये समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उसके खिलाफ ये बच्चे लड़ रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ श्रीराम बिजारिया के लिए। बोलिए तेजाजी महाराज की। नवलगढ़ की इस धरती पर आप सबके लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय बड़े भाई साहब राजकुमार जी शर्मा के समर्थन में जो जन सैलाब इस गांव की धरती पर उमड़ा है, मैं इस नवलगढ़ की जनता को बारंबार प्रणाम करता हूं। साथियों, जिस तरह से लोगों ने इन चुनावों के अंदर धर्म और जाति के नाम पर लड़ाने का काम किया है, मैं ज्यादा कुछ भाषण नहीं देते हुए इस नवलगढ़ की जनता से इतना ही निवेदन करूंगा कि किसान के बेटे को घेरने के लिए जिस प्रकार से धन्ना सेठों ने और उन सामंतशाही ताकतों ने जो एक माहौल क्रिएट किया, मैं उस सीकर जिले की धौद विधानसभा से आता हूं। मैं तो यही कहूंगा, अगर इस तरीके का कोई नूर हमारी विधानसभा में होता, हम बरसों बरस तक सभाएं करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने वोटों से जिताते। मैं इतना कहना चाहूंगा, आप सबका छोटा भाई हूं, हो सकता है मैं उम्र में बड़ा नहीं हूं, लेकिन छात्र राजनीति से देख रहा हूं। जब मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, भाई साहब ने मेरे को पूरा समर्थन दिया था, और नवलगढ़ की जनता को इतना कहना चाहूंगा, जब चुनाव के बाद 3 तारीख को राजस्थान की विधानसभा का रिजल्ट है, नवलगढ़ की जनता पूरे राजस्थान के अंदर यह मैसेज दे कि जिस तरीके का माहौल देश का किसान कमाने के बेटों के खिलाफ बनाया जा रहा है, उस माहौल को तोड़ने का मादा नवलगढ़ की जनता रखती है। आप सब लोग उस धरती से आते जो शहीदों की धरती के नाम से जानी जाती है। आप लोगों को इस बात का फैसला करना है कि हम सही और गलत का फैसला करते हैं। मैं बहुत छोटा था, बहुत पहले इस बात को सुना था कि झुंझुनू के अंदर एक चुनाव हुआ था, एक तरफ देश के बहुत बड़े धन्ना सेठ चुनाव लड़ रहे थे और एक तरफ किसान का बेटे ने चुनाव लड़ा था। इस झुंझुनू की धरती ने फैसला किया था, पूरे देश के अंदर यह मैसेज दिया था कि ये वो शहीदों की धरती है जो सही और गलत का फैसला करना जानती है। मैं आपको ज्यादा न कुछ कहते हुए यही कहूंगा कि राजकुमार जी शर्मा जैसे कोई नूर
इन राजस्थान की 200 विधानसभा में बहुत कम देखने को मिलेंगे। आप लोगों को अपने जमीर को जिंदा रखना है। 25 तारीख को इनको इतना अधिक मतदान करना है कि आने वाले 3 तारीख को पूरे राजस्थान की जनता, नौलगढ़ की जनता का हौसला देखने के लिए तैयार है। आप सब लोगों ने पूरा मान सम्मान दिया, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। किसान मोर्चा है, माला पहनाएंगे हमारे भाई साहब संजय जी बासोतिया जी, हमारे कैलाश यादव जी। महामहिम, हमारे यहाँ पे मान्यता है सांगलपति सांगलिया धोली की। सांगलपति आश्रम के महंत हमारे सबके आदर्श ओमदास जी महाराज ने आदेश किया है कि परशुरामपुरा सांगलपति महाराज पूरे सागलिया धोनी की तरफ से आशीर्वाद के रूप में महामहिम को माला पहनाएंगे। किशनदास जी महाराज, ओमदास जी महाराज का आशीर्वाद। अब जोरदार ताली बजाकर महामहिम का स्वागत करें। सत्यपाल मलिक जिंदाबाद। सत्यपाल मलिक जी आप संघर्ष करो। सत्यपाल मलिक जी आप संघर्ष करो। इक्कीस चांदी के सिक्के आदरणीय कोडाराम जी झाझड़िया और रणवीर जी झाझड़िया के द्वारा आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का भेंट करके उनका सम्मान, क्योंकि ये रीत पुरानी है। इस किसान सम्मेलन में पधारे हुए नौलगढ़ के प्रत्येक ग्राम ढाणी से आए आप सभी किसान बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।